Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, India after independence. That is 13th chapter. Okay, means जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली, उसके बाद किस तरह से हमारे लीडर्स को कौन सी चैलेंजेस, कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, तो इन्हीं सब के बारे में हम रीड करेंगे. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. बहुत लंबे संघर्ष के बाद फाइनली 1947 में 15 अगस्त 1947 में इंडिया को स्वतंत्रता मिली और एक वो इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन गया. द इंडियन लीडर्स हैड इनहेरिटेड अ कंट्री ravaged बाय सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. देखिए, हमारे जो भारतीय लीडर थे, इंडियन जो लीडर थे, उन्हें एक ऐसा देश विरासत में मिला जिसका बहुत सदियों से शोषण होता आ रहा था. दे हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू रिबिल्ड इट. अब इन इंडियन लीडर्स के सामने बहुत सारा वर्क था दोबारा से इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग, एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नाउ अबाउट सम ऑफ दीज अर्ली प्रॉब्लम्स. इस चैप्टर में हम वही प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडियन लीडर्स के सामने इंडिपेंडेंस के बाद आई. ओके, हाउ गवर्नमेंट टैकल दैम सक्सेसफुली एंड मार्च अहेड. किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पीरियड की जो भी प्रॉब्लम आई उन्हें फेस किया और कैसे उनके साथ डील किया और कैसे वो आगे बढ़ते गए. तो इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आता है इमीडिएट टास्क. जो ऐसे टास्क, ऐसे काम जो जल्दी से जिन पर डिसीजन लेना था ताकि कंट्री को एक यूनिटी में बाउंड करके रखा जा सके, ताकि अगर थोड़ा बहुत टाइम ले देते तो शायद एक यूनियन नहीं बन पाती, हमारी इंडिया जो है एक टुकड़ों में डिवाइड हो जाती. ठीक है, तो कुछ ऐसे डिसीजन थे, जो कुछ ऐसे टास्क थे, काम थे जिन पर इमीडिएटली वर्क करना था. ठीक है, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए. फर्स्ट देखिए, जब अब हम चैलेंजेस की बात करेंगे. फर्स्ट की बात करें, रिहेबिलेशंस ऑफ द रिफ्यूजीज. रिफ्यूजीज होते हैं शरणार्थी. रिहेबिलेशन मतलब पुनर्वास. ओके, वो रिफ्यूजीज मतलब बाहर से आने वाले, ठीक है, पर्सन जिन्हें हमें इंडिया में सेटअप करना था. जैसा कि हमें पता है 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिली और फ्रीडम के बाद जो है पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों का डिवीज़न हो गया, बंटवारा हो गया. तो उस टाइम पीरियड पर बहुत सारे पाकिस्तान से रिफ्यूज़ी आ गए हमारे इंडिया में. ठीक है, जो हिंदुज़म थे, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, वो इंडिया की तरफ आ गए. ठीक है, तो पाकिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूज़ी जो हैं डिवीज़न के टाइम पीरियड पर आए. अब इन रिफ्यूज़ीज़ के पास ना तो घर था और ना ही जॉब थी. ओके, तो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उस टाइम पीरियड पर, न्यूली जो इंडियन गवर्नमेंट थी, अब उसके सामने इन रिफ्यूजीज़ को सेटल्ड कराना, उन्हें घर प्रोवाइड कराना, उन्हें जॉब देना, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेस था हमारी न्यूली गवर्नमेंट के सामने. देयर रिहेबिलिटेशन वाज अ टफ टास्क एंड ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द न्यू गवर्नमेंट. अब इन रिफ्यूजीज़ को दोबारा से उनको एक सेटल्ड लाइफ प्रोवाइड कराना बहुत ही मुश्किल का काम था और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी नई गवर्नमेंट के ऊपर. कैंप्स वर पुट अप एंड फूड, शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट वर अरेंज फॉर देम. जो न्यूली गवर्नमेंट थी उसने बहुत से कैंप मतलब लगाए और वहाँ पर इन रिफ्यूजीज़ के लिए फूड, शेल्टर और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको अरेंज करने के एफर्ट्स किए, कोशिश की कि सभी को एक तो रहने के लिए प्लेस मिल सके, टाइमली उन्हें खाना मिल सके और उन्हें जॉब मिल सके. दिस वॉज अ बिग चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट विच दे ट्राई टू मीट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेस था हमारी न्यू गवर्नमेंट के पास, जिस चैलेंजेस को
हमारी न्यूली गवर्नमेंट ने पूरी अपनी एबिलिटी के साथ, पूरी अपने योग्यता के साथ उसको पूरा करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट जो चैलेंजेस था वो था इंटीग्रेशंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स का मतलब जिस टाइम पीरियड पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कुछ एरिया में प्रिंस जो थे, किंग रूलर, वो फ्रीली अपने एरिया में रूल्ड करते थे, लेकिन मेन अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही थी। तो जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को फ्रीडम दी तो उन्होंने ये डिसीज़न कि वो प्रिंसली स्टेट्स फ्रीली रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये डिसीज़न उन पर ही छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें हमारी जो न्यूली गवर्नमेंट आई उनके सामने ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेस था कि किस तरह से वो इन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को एग्री करे कि वो एज एक यूनियन में बाउंड हो जाएं। ठीक है, फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। यूनिफिकेशन मतलब एकजुट होना, एकीकरण करना। तो इंडिया के सामने इंडिया का एकीकरण करना, उसको एक साथ बाउंड करना सभी स्टेट्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू इन्वाइट द प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन द इंडियन, कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन, भारत जो एक संघ था राज्यों का, उसके साथ ज्वाइन कराना बहुत ही बड़ा काम था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड गिवन अ चॉइस टू द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दे दी थी कि वो आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान या रिमेन इंडिपेंडेंट, वो जो चाहे कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के टाइम पीरियड पर, देयर वर मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स। 560 प्रिंसली स्टेट्स थी जिस टाइम हमारा इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल से। ईच ऑफ देम वाज रूल्ड बाय, हर प्रिंसली स्टेट्स किसके थ्रू रूल्ड की जा रही थी? नवाब और किसी महाराजा के, किंग के थ्रू। वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली डील किया इन सभी नवाब और महाराजाओं के साथ जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे। ठीक है, डिप्लोमेटिकला का मतलब होता है बेटा कूटनीतिक वे से। ठीक है, इनको मतलब बातों में राजी, इनको एग्री कराना, इनको खुद ही इस तरह से मतलब इनके साथ बातचीत करना कि वो खुद विलिंगली एग्री हो जाएं इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको एग्री किया। ओनली 3 स्टेट्स, सिर्फ 3 स्टेट जो हैं, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये रिमेन अनडिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये लंबे टाइम पीरियड तक, मतलब इन्हें बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा इंडिया को ज्वाइन करने में। बाद में ये 3 स्टेट्स जो हैं ये भी एग्री हो गई इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट आता है रीऑर्गेनाइजिंग द स्टेट्स। जो भी स्टेट्स थी दोबारा से उन्हें ऑर्गेनाइज करना था। ठीक है, ब्रिटिश टाइम पीरियड पर जो इंडिया था वो बहुत सारी प्रोविंसेस में डिवाइड था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया decided that India should reorganize most of the states with the expectations of a few areas which were to be under direct rule of the central government। अब देखिए न्यूली इंडिया को ये इस तरह से, न्यूली जो हमारी गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसे मतलब इस तरह से एरिया वाइज डिवाइड करना था, स्टेट्स में डिवाइड करना था ताकि वहाँ पर डायरेक्टली रूल किया जा सके और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपर अथॉरिटी रह सके। दिस डिमार्केशंस ऑफ द स्टेट्स, डिमार्केशन मतलब डिवीज़न, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीज़न हुआ स्टेट्स का, टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो ये जो डिवीज़न हुआ ये लैंग्वेज के बेसिस पर, मतलब जो मतलब स्टेट्स की जो फॉर्मेशन हुई, नई जो फॉर्मेशन बनी, वो किसके बेसिस पर बनी? लैंग्वेज स्पीकिंग के बेसिस पर, मतलब जिस एरिया में जिस लैंग्वेज के पीपल रहते थे उसको उसके अकॉर्डिंग एक नया स्टेट बना दिया गया।
अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम थी नेशनल लैंग्वेज की, कि कौन सी लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। हिंदी बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जैसा कि हमें पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा है, सरकारी कामकाज का जो एक लैंग्वेज डिसाइड किया गया वो हिंदी को किया गया। इंग्लिश हाउएवर वाज permitted to be used on all India basis as it acted as a link between different Indian states where many people did not know Hindi। अब इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हर वर्क करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए, डिफरेंट स्टेट्स के बीच बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को प्रमोट किया गया। अब वो स्टेट जिन्हें हिंदी नहीं आती, तो ऐसी स्टेट्स के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो ऐसे एक हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश को अनदर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में परमिशन दी। मैनी स्टेट्स यूज़ देयर लोकल लैंग्वेजेस, बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज को यूज़ करती हैं, लाइक मराठी, तमिल, मलयालम एट्सेट्रा इन देयर ऑफिसेज। ओके, अपने ऑफिस वर्क में बहुत सी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अपनी लोकल लैंग्वेज को वहाँ यूज़ करती हैं। एज इंडिया इज़ मल्टीलिंगुअल कंट्री, मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है बेटा बहुभाषी, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस स्पोक की जाती हैं। इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस स्पीक करने वाले पीपल रहते हैं। नो लैंग्वेज कुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, तो किसी भी लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देना बहुत ही डिफ़िकल्ट था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को इसीलिए उस टाइम पीरियड पर कोई एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। हाउएवर द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज वाज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि उन्हें पता था कि एक लैंग्वेज जो है एज ए नेशनल लैंग्वेज के रूप में किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है। अब आता है सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उन सभी को सॉल्व करने के लिए। द ब्रिटिश हैड virtually robbed इंडिया ऑफ इट्स वेल्थ ड्यूरिंग देयर रूल स्पैनिंग मोर देन 200 ईयर्स। अब जैसा कि हमें पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने इंडिया को लगभग 200 ईयर्स से भी ज़्यादा सालों तक जो है लूटा और यहाँ पर रूल किया, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वीक हो गई थी। After partition, India faced many economic difficulties. Most of the rice and wheat producing area became the parts of Pakistan. अब पार्टीशन के बाद इंडिया की, एक तो देखिए इंडिया को वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लूट लिया था इतने लंबे टाइम पीरियड तक रूल करके, और सेकंड थिंग आगे वो ग्रो करती तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट के लिए कुछ फील्ड्स की नीड थी, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में ही वो अच्छा ग्रोथ करके डेवलपमेंट कर सकती थी, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती थी। बट इस वे से भी इंडिया जो है कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ राइस और व्हीट कल्टीवेशन से रिलेटेड प्रोड्यूसिंग एरिया थे वो पाकिस्तान के अंदर चले गए, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज इंडिया के अंदर आ गई। मैनी इंडियन इंडस्ट्री, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो भी जो है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज को फेस करने लगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल कौन सा? जूट और कॉटन, क्योंकि इन जहाँ पर जूट और कॉटन ग्रो करता था वो एरिया भी पाकिस्तान में चले गए। और सेकंड थिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है उसकी भी कमी रही, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ये एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी इंडस्ट्रीज, उन सभी में ग्रोथ और प्रोडक्शन का काम ढीला हो गया। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी न्यूली गवर्नमेंट के पास सामने। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि नए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। ठीक है, अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि इंडियंस के नीड को ध्यान में रखते हुए और उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रुप के साथ इक्वली ट्रीट करे, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो सके। ओके,
To be able to govern itself better, India needed a constitution suitable for her people. इंडिया को अपने लोगों के लिए एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी जो उनके अकॉर्डिंग, उनकी बेटरमेंट के लिए हो और उनके अकॉर्डिंग सूट करे. द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और इसी के लिए जो भी लीडर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, मतलब संविधान बनाने के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाई. दिस टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क कंप्लीट करने के लिए. और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मतलब द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ही इज कॉल्ड द, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल किया जाता है. द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी ऑन 26 नवंबर 1949. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये फोर्स में जो है 26 जनवरी 1950 में आया. सिंस देन, तभी से इस डे को एज ए रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर. ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी, लिबरेशन ऑफ फ्रेंच एंड पोर्तुगीज कॉलोनीज. वो फ्रांस से आए या पुर्तगाल से आए, पुर्तगाल से आए हुए जो पोर्तुगीज़ थे उनके लिए, मतलब जो वो एरिया जहाँ पर इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही इन्होंने अपनी जहाँ कॉलोनी बनाई थी, उन एरिया में जहाँ ये अभी भी रह रहे थे, सिर्फ हमें ब्रिटिश ने तो अपने वो एरिया जहाँ जिन पर कंट्रोल किया था फ्री कर दिए, लेकिन अब वो एरिया जहाँ पर फ्रेंच और पोर्तुगीज़ कॉलोनीज थी उन एरिया को इंडिया के साथ मर्ज करना और इंडिया को एज ए एक सुपीरियर अथॉरिटी के रूप में लेना, इन सभी को अपने साथ मिक्स करके लेकर चलना, ठीक है, ये भी बड़े मुश्किल का काम था क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री थे. इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई अंडर कंट्रोल नहीं था, तो इनको अब एग्री करना. बिसाइड्स द अर्लियर मैंशन 3 स्टेट्स के अलावा, कौन सी 3 स्टेट्स? कश्मीर, ठीक है, और हैदराबाद और जूनागढ़. उनके अलावा फ्रेंच और पोर्तुगीज कॉलोनीज को भी साथ में लाने की प्रॉब्लम थी. देयर वर सम अदर एरियाज ऑफ इंडिया विच वर अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ फ्रांस एंड पोर्तुगाल. देखिए, पुर्तगाल और फ्रांस जो जहाँ पर रूलर थे, तो जैसे ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारी इंडिया, तो इंडिया के कुछ पार्ट फ्रांस और पुर्तगाल इनकी कॉलोनी भी थी. दीज एरियाज हैड ऑल्सो विटनेस एज इंटेंस फ्रीडम स्ट्रगल अलॉन्ग विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये जो एरिया थे इन्होंने भी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रीडम के लिए इंडियंस को सपोर्ट किया और उनके स्ट्रगल में उनको सपोर्ट किया. द एरियाज अंडर फ्रेंच कॉलोनीज जो थे, फ्रेंच रूल के अंडर जो एरिया थे वो थे पौंडीचेरी, कारिकल, यानम, माहे एंड चंदेर नगर, ये सभी फ्रेंच कॉलोनी थी. और द एरिया अंडर पोर्तुगीज वाज गोवा, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली. ठीक है, तो द टेरिटरीज अंडर फ्रांस केम अंडर द इंडियन यूनियन बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन 1954. तो अब इन एरिया को ये मतलब इनके साइज के अकॉर्डिंग ये स्मॉल थे, तो इन्हें अब एज ए एक स्टेट का तो दर्जा दे नहीं सकते थे, इसीलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है. मतलब अब इन्हें भी तो एग्री करना था ना कि ये भी इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें. तो फ्रांस और इंडिया के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और दोनों 1954 में एग्री हो गए और एज ए एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया, फ्रेंच और पोर्तुगीज़ कॉलोनीज़ को. द एरिया अंडर, देखिए फ्रेंच जो कॉलोनीज़ थी वो 1954 में एग्री हो गए थे फ्रेंच, ठीक है, लेकिन पोर्तुगाल के जो पोर्तुगीज़ कॉलोनीज़ थी वो 1954 में बाद में मर्ज हुए. द एरिया अंडर पुर्तगाल वर ऑल्सो लिबरेटेड इन 1954. दादर एंड नागर हवेली was liberated by freedom fighter. Okay, in 1961, when the Indian Army and Air Force entered Goa, the Portuguese surrendered. तो देखिए बेटा, जब हमारे
1961 में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने गोवा और पोर्तुगीज़ गोवा पर जब मतलब इन पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट यहाँ पर उन पर अटैक किया उनको एग्री करने के लिए, तो इन पोर्तुगीज़ ने सरेंडर कर दिया और इस तरह से गोवा भी एक यूनियन मतलब इंडिया की एक जो है इंडिया का ही एक पार्ट बन गया।